बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक या दैवीय आपदाएं। जैसा कि आप जानते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग नेचुरल हैजार्ड्स या डिजास्टर भी कहते हैं। जबकि देखिए, ये नाम से इंगित हो रहा है कि इसकी परिभाषा अगर हम लोग जाने होती क्या है, प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं, कि प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली वे सभी घटनाएं जो प्रलयकारी रूप ग्रहण करके मनुष्य या जीव संपदा के लिए विनाशकारी रूप धारण कर लेती हैं, जिस पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता है, उसी को हम लोग दैवीय या प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। ये आपदाएं मुख्य रूप से देखिए, अतिवृष्टि जिसको कहते हैं कि बहुत अधिक वर्षा हो जाना। अधिक वर्षा होने से क्या होता है, उसका परिणाम कि बाढ़ आ जाती है, जिसको हम लोग फ्लड कहते हैं। और कभी कभी होता है कि बहुत कम वर्षा होती है तो क्या होता है कि उससे सूखा पड़ जाता है, इसको ड्राट कहते हैं। और प्राकृतिक आपदाएं देखिए, मुख्य रूप से आप लोग सभी लोग जानते हैं कि भूकंप आता है, ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। ज्वालामुखी विस्फोट होता है और आग लग जाती है, चक्रवात आता है, सुनामी आती हैं समुद्रों में, ये सब हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो हम लोग एक एक करके मुख्य रूप से इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। या आपकी परीक्षाओं में भी आता है, प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन करिए, या एकाध किसी के बारे में टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है, कुल क्वेश्चन भी आ सकता है। और आता है भूकंप में, जैसे है आता है कि उसको नापने के लिए किस पैमाने का इस्तेमाल करें, जैसे रिक्टर पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार कोई न कोई क्वेश्चन आता है, तो हम लोग एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। जैसे नंबर 1 पर देखिए, बाढ़ या फ्लड। फ्लड क्या होती है, बाढ़ क्या होती है, जब वर्षा होती है तो इतनी अधिक मात्रा में होती है कि जो पानी का स्रोत होते हैं हमारे, वो सामान्य रूप, जब वर्षा अधिक होगी तो क्या होगी, जल प्लावन अधिक होगा, पानी का बहाव बहुत तेज होगा। तो वो पानी जो बहता था नालों में, सरिताओं में, बहते हुए नदियों में, समुद्र जाता था, तो वो जब अधिक पानी होने के कारण जो होता है, ये नाले और नदियां एक्सेस हो जाती हैं, पानी ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो होने के बाद क्या होता है कि हमारे आसपास के क्षेत्रों में जो खेत के होते हैं, गांव में होता है, सड़क पर, मार्गों पर, सब चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगता है। इसी को हम लोग बाढ़ या सैलाब के नाम से जानते हैं। आखिर ये बाढ़ आती क्यों है? आने का अगर मुख्य कारण देखा जाए तो हम लोग क्या है, बरसात है। बरसात जानते हैं कैसी होती है कि मानसून आता है हिंद महासागर और अरब सागर से या बंगाल की खाड़ी से उठता है, तो बारिश होती है। तो कभी कभी इतना अधिक बारिश हो जाती है जो कि हमारी सामान्य स्थिति में समाहित नहीं हो पाती है, जिससे हम लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। तो चक्र जो मानसून होता है उस पर तो कोई नियंत्रण नहीं होता है, वह ये जल चक्र होता है। जो जल चक्र चलता है, बहुत अधिक वर्षा हो गई तो इससे बाढ़ आ जाती है। दूसरा कारण देखा जाए तो जंगलों का विनाश, जो हम लोग आजकल देखिए सामान्य रूप से हो रहा है कि धीरे धीरे हमारे पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं और उनकी लगने की संख्या कम है। तो इससे क्या हो रहा है, जो पेड़ पौधे होते हैं, जब पानी बरसता है तो जो पानी का बहाव होता है, तो ये पेड़ पौधे क्या होते हैं, अपनी जड़ों को, मिट्टी को बांधे रहते हैं और ये पानी के बहाव को रोकते हैं और मिट्टी को भी बहने से रोकते हैं। और जब मिट्टी को बहने से रोकेंगे, जो मिट्टी हमारी बह करके नालों में, नदियों में जाती है, तो क्या होता है, वहां सिल्टेशन हो जाता है, गाद जमा हो जाती है नीचे। तो जो उसकी गहराई होती है नदियों नालों की, वो क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। तो थोड़ा पानी बरसने के बाद भी जो होता है, पानी अतिरिक्त होने के बाद वो हमारे गाँव में, खेतों में चारों तरफ बहने लगता है, इससे बाढ़ की स्थिति बन जाती है। ये हमारे मुख्य रूप से कारण है बाढ़ के। इसको नियंत्रण करने के लिए हम लोग क्या करें, जैसे जहां बाढ़ आती जानते हैं, कुछ क्षेत्र भी अगर हम देखते हैं विश्व स्तर पर, तो तमाम देश हैं। जैसे आप देखिए, चीन में हुआंगहो नदी है, जिसको कहते हैं चीन का शोक कहा जाता है। इतनी जबरदस्त बाढ़ आती है कि चीन को तबाही मच जाती है, तो चीन का शोक उसे कहते हैं। भारत देखिए, दामोदर नदी है, दामोदर नदी वहाँ कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है, तो ये बंगाल का शोक कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी है, वहां भी बहुत बाढ़ आती है, तो उसको असम का शोक कहा जाता है। और इसके अलावा देखिए, जैसे दजला फरात है, ईरान में है, वहां बाढ़ आती है तो वहां का शोक कहा जाता है। मिसिसिपी एक नदी है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, यूएसए में है, वहां भी भयंकर बाढ़ आती है। तो ये कुछ नदियां हैं जो विश्व स्तर की बहुत अधिक बाढ़ आती हैं और भारत में भी इस तरह की स्थितियां आती हैं। तो कुछ इस तरह की हमारे भारत की जो भौगोलिक बनावट है कि आप देखिए, उत्तर की तरफ हिमालय पहाड़ है, तो ऊंचाई है, और जितना हम जाएंगे पूर्वी क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां पर ढाल बढ़ता चला जाता है। तो आप देखिए, जो बाढ़ वाले हमारे क्षेत्र हैं, आसाम है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, तो ये सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र होते हैं। क्योंकि जानते हैं हमारे जो बिहार में सबसे अधिक बाढ़ आती है, क्यों आती है, वो नेपाल से भी कुछ पानी वहां से बहाव होकर के आता है, उससे भी आता है।
बाढ़ आने के कारण और होता है। देखिए हम लोग जगह जगह पानी रोक करके बिजली बनाते हैं, इसको बांध कहते हैं, बांध बनाए हैं जगह जगह, तो तटबंध हैं। ये क्या होते हैं, जब बाढ़ आती है तो तटबंध क्या होते हैं, टूट जाते हैं। टूटने से भी जो आसपास के क्षेत्र होते हैं वो पानी से डूब जाते हैं, वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, तो वहां की सब कुछ व्यवस्थाएं ठप पड़ जाती हैं। इसके अलावा देखिए जो हमारे बांध होते हैं जो हम रोकते हैं, बांध को रोकने से कभी कभी बांध में भी ज्यादा जब पानी हो जाता है, पानी रोकने की क्षमता उनकी नहीं होती, तो बांध से पानी खोल दिया जाता है। वो भी जो अतिरिक्त पानी होता है तो बह करके नीचे के क्षेत्रों में जाता है जहां बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसको रोकने के क्या उपाय हैं? देखिए बाढ़ अगर आ रही है तो हम सबसे पहले क्या करें कि जो सामान्य स्थिति में, जैसे गर्मी के महीने में या अन्य सीजन में हम क्या करें, तटबंध बना लें। जो हमारी नदी है जहां से बाढ़ का पानी आता है उसे किनारे किनारे, सपोज दैट जैसे ये हमारी नदी है तो इधर बस्ती है, मान लीजिए यहाँ पर लोग बसे हुए हैं, तो यहाँ पर चौड़े चौड़े तटबंध बनाए जाते हैं, जिसको बैंक कहते हैं। काफी ऊंचा बना दिया जाता है, ये काफी ऊंचा तटबंध बना दिया था, जिससे क्या होता है इधर का पानी ये हमारे जो रिहायशी इलाके होते हैं वहां पर ना आने पाए तट। इसके अलावा अगर जब बाढ़ आ जाती है तत्काल में हम लोग क्या करते हैं, वहां की जो जनता है उसके लिए हम लोग नाव उपलब्ध कराते हैं। उनको कहीं ऊंचे स्थानों पर जहां पर टीले होते हैं वहां पर ले जाकर बसाया जाता है। उनके दवाओं की व्यवस्था की जाती है, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, सरकार की तरफ से भी ये व्यवस्था की जाती है उनके खाने पीने की। कभी देखिए हेलीकॉप्टर से उनको खाने के पैकेट गिराए जाते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं बेचारे छतों पर खड़े रहते हैं, कैसे कई कई दिन तक पड़े रहते हैं, और जमीन को पीने के लिए शुद्ध पानी भी नहीं मिलता है, इतनी समस्याएं हो जाती हैं। और वहां पर देखिए जब बाढ़ आती है तो तमाम बीमारियां फैलती हैं, न उनको ठीक से दवा मिल पाती है, न पीने का शुद्ध पानी मिल पाता है, तो वहां का जीवन जो होता है बहुत दुरूह हो जाता है और जनता बहुत परेशान होती है। तो इसके लिए हम लोग जो प्राकृतिक ये है जो फ्लड हमारा है, भारत में लगभग करीब 6 मिलियन क्षेत्रफल हमारा प्रभावित होता है। अगर हम कृषि की दृष्टि से देखते हैं तो ये बाढ़ से कितना नुकसान होता है। जब बाढ़ आती है तो हमारी जितनी फसलें होती हैं, खासकर खरीफ में जो बरसात होती है उस समय हमारी कौन कौन सी फसलें होती हैं, धान है, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, लोबिया, ये सब फसलें जो होती हैं क्या होती है, बाढ़ के पानी से जब डूब जाती हैं, डूबने से सड़ जाती हैं। केवल एक धान ही एक फसल है जो कि कुछ वैरायटियां ऐसी आ गई हैं जो कि हफ्तों पानी में डूबने के बाद भी जो है वो जीवित रह लेती हैं, और कभी कभी पानी अगर थोड़ा सा लेवल नीचे आता है तो सर्वाइव कर लेती हैं। उसके अलावा और जो फसलें होती हैं हमारी सब नष्ट हो जाती हैं, और पशु हमारे सब जो होते हैं वो भी काफी जो है उनको चारे नहीं मिल पाते हैं, कितने बह जाते हैं पानियों में, तमाम बीमारियों से मर जाते हैं। तो कृषि की दृष्टि देखिए हमारी सब फसलें भी नष्ट होती हैं, पशु नष्ट हो जाते हैं, तो इससे पैदावार भी हमारी बहुत प्रभावित होती है। तो इसके लिए हम लोग ये कृषि के लिए ये उपाय कर सकते हैं कि वहां पर जो होता है जो पानी में सर्वाइव करने वाली फसलें, जैसे हमारी धान की मुख्य रूप से है कि ऐसे क्षेत्रों में धान उगाया भी जाता ज्यादा, तो कुछ ऐसी जो है जल प्लावित क्षेत्रों के लिए जो हमारी जलमग्न है, मधुकर है, ये सब जो वैरायटियां हैं वहां पर उगाई जाती हैं। इसके अलावा जो दूसरा हमारा जो दैवीय आपदा है वो सूखा है। इसके जस्ट अपोजिट देखिए, जब अधिक वर्षा हो गई तो बाढ़ आ गई, और कभी कभी होती है अनावृष्टि। अनावृष्टि माने सूखा, यानी बरसात जो होती है वो बहुत कम बारिश हुई, जिससे हमारे जीवन के लिए बहुत बड़े संकट पैदा हो जाता है। जैसे हमारे देखी जाता है सूखा वाले क्षेत्रों कहीं पूरे भारत कहीं कहीं जो बरसात नहीं होती है तो सूखा जाता है, तो हर एक आदमी परेशान होता है इसके लिए कि हम खाने के लिए क्या खाएंगे। आदमी के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती, जब अनाज नहीं पैदा होगा तो क्या खाएगा, पशुओं के लिए चारा नहीं मिल पाता है। तो सूखा क्यों होता है ये भी जान लेते हैं हम, उसका कारण क्या है मुख्य रूप से सूखा का। सूखा जानिए बरसात जैसे होती है समान रूप से होती है, लेकिन जब हम अधिक डिफॉरेस्टेशन कर लेते हैं, अधिक जो हमारे जंगलों का कटान होता है, तो क्या कहते हैं पेड़ पौधे जो होते हैं हमारे आसपास क्या होती है, नमी पैदा होती है, तो वर्षा करने में ये सहायक होते हैं। एक तो पेड़ पौधों की जो है घटती संख्या भी एक कारण हो गया सूखा का। दूसरे है कि वहां के जो हमारा भूमिगत जल है, अंडरग्राउंड वाटर होता है, वो भी बहुत ज्यादा दोहन हो जाता कभी कभी। उसको लेकर देखो सिंचाई के लिए तमाम प्रयोग करते हैं लोग, इतना ज्यादा दुरुपयोग करते हैं कि वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाता है, तो वहां भी सूखे की स्थिति धीरे धीरे उत्पन्न हो जाती है। उसके अलावा वहां कुछ जैसे टोपोग्राफी होती है, जैसे आप देखिए राजस्थान का क्षेत्र है तो वहां अरावली पर्वत है, उसकी जो बनावट है अगर हॉरिजॉन्टल होती तो वहां बहुत बारिश होती, लेकिन उसकी अरावली पर्वत की जो बनावट है वो पैरेलल है, लंबवत है, तो जो मानसून आता है दुनिया टकराए हुए सीधे चला जाता है आगे। इसलिए वहां पर टोपोग्राफी वहां कुछ ऐसी होती है, वहां की बनावट कुछ ऐसी होती है जिससे वहां पर भी बरसात कम होती है, भी इससे सूखा का एक कारण होता है।
इसके अलावा देखिए जो इसके निवारण के लिए क्या करेंगे सूखा वाले क्षेत्रों में, जब यही सूखा कई लंबे समय तक पड़ता, दूसरे साल भी अगर सूखा पड़ गया तो क्या हो गया, तो बहुत खराब स्थिति होती है, जिसको हम लोग कहते हैं दुर्भिक्ष। एक जानते होंगे नाम है दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष या अकाल, इसको अकाल के नाम से भी जानते हैं, और इंग्लिश में इसको फेमाइन के नाम से कहते हैं कि इस बार अकाल पड़ गया, यानी न तो आदमी को खाने के लिए कुछ अनाज मिलता है न पशुओं के लिए चारा, इसको फेमाइन इंग्लिश में कहते हैं, फेमाइन। दुर्भिक्ष या अकाल पड़ जाता सूखा से, बहुत खराब स्थिति होता है, वहाँ पानी पीने के लिए नहीं मिल पाता है, तो वहाँ के पशु भी मरने लगते हैं और चारे नहीं मिलते हैं, जब घासें में सूख जाती हैं। तो वहाँ के लिए हम लोग कृषि की दृष्टि देखें तो क्या करना चाहिए कि हम जो है वहाँ पर ऐसी फसलें का चुनाव करें जो कि सूखा सहनशील फसलें होती हैं, वो गर्मी को सह सकती हैं और पानी की कम आवश्यकता हो और कम समय में पक करके तैयार हो जाएं। तो अगर एक बार बारिश हल्की हो गई तो कम से कम कुछ पैदावार हमको मिल जाए। जैसे वहां पर देखिए हम लोग जो जुताई भी करते हैं, जो भू परिष्करण क्रिया करते हैं, टिलेज क्रिया करते हैं, वो भी विशेष प्रकार से करते हैं, अपने सामान्य जो मैदानी क्षेत्रों में करते हैं उससे भिन्न ढंग से किया जाता है। तो वहां पर जुताई जो करते हैं बहुत गहरी जुताई करते हैं, जिससे क्या होता है जो बरसात का पानी होता है वो जो बरसे तो अधिक गहराई का जुताई करने से क्या होगा, सब पानी होता है होल्ड कर लेगा, सोख लेगा, वाटर होल्डिंग उसकी पूरी बनी रहेगी, सोख लेगी और अधिक समय तक नमी बनी रहेगी, जिससे हमारी फसलें सरवाइव कर सकती हैं। और फसल कौन सा चुनाव करेंगे, जैसे आप देखिए हैं हमारा ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, रागी है और अरहर है, मूंगफली, ये सब क्या होता है कम पानी में भी तैयार हो जाती हैं। तो ये सब क्षेत्रों में हम लोग सूखे वाले क्षेत्रों में इन फसलों का चुनाव करेंगे और ऐसी वैरायटियों का चुनाव करेंगे जो शॉर्ट ड्यूरेशन की हो, कम समय में पक करके तैयार हो जाती हूँ। इसके अलावा देखिए हम लोग जो पशुपालन का भी है, तो वहां पर कुछ ऐसे पशु हैवी पशु नहीं पाल सकते हैं, तो वहां बकरी पालन और भेड़ पालन देखिए सूखा वाले क्षेत्रों में हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सूखा। तीसरा पॉइंट हमारा भूकंप, जैसा आप जानते हैं जिसे भूकंप अर्थक्वेक भी कहते हैं इसको। भूकंप कैसे आता है, इसमें जब पृथ्वी में एकाएक कंपन शुरू हो जाती है और चारों तरफ जो होता है उससे तहस नहस शुरू हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थक्वेक या भूकंप के नाम जानते हैं। भूकंप कैसे आता है इसके लिए हम लोग थोड़ा जानते हैं कि कैसे भूकंप आता है। देखिए भूकंप आने के लिए इसे हमारे जो पृथ्वी की बनावट है वो मुख्य रूप से 5-6 प्लेटों से पूरी पृथ्वी बनी हुई है। जो ये सपोज दैट जो पृथ्वी के अंदर क्या है, मैग्मा कहते हैं कि अर्ध जो है ठोस पदार्थ में है, लिक्विड रूप में, अर्ध लिक्विड रूप में है। जैसे क्या है पानी हमारा बहता है, ऐसे आग का दहकता हुआ क्या है ये धीरे धीरे ऐसे मलबा जो मैग्मा है अंदर, ये सब यहाँ पर हो रहा है। इसी के ऊपर जो होती हैं ये प्लेटें हमारी हैं, ये प्लेटें हमारी आपस में जुड़ी हुई हैं, सब मैग्मा के ऊपर तमाम 5-6 प्लेटें जुड़ करके पूरे क्या हुआ, विश्व का निर्माण हुआ है। अब यही जब प्लेटें होती, नीचे मैग्मा चारों तरफ है उबल रहा है, तो ये जब प्लेटें थोड़ा सा ऊपर नीचे कहीं एडजस्ट होती हैं, जरा सा भी एडजस्ट होती हैं, तो इसका कंपन कहाँ तक आता है, जहां पृथ्वी के ऊपरी धरातल पर आता है, तो ये पूरा तबाही मचा देती हैं। ये देखिए कंपन होने के बाद जैसे सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं अगर हम लोग 10 ईंट रखते हैं, यहाँ से यहाँ तक अगर 10 ईंट रखते हैं, तो जो सबसे ईंट नीचे वाली ईंट है, अगर हम इस ईंट को जरा सा भी हिलाएंगे तो ऊपर वाली ईंट क्या होगी, ये लड़खड़ा करके सब क्या होगा, पूरा का पूरा गिर जाएगा। वही सेम स्थिति भूकंप की होती है। ये करीब 50 से 100 किलोमीटर अंदर जहां पर भूकंप आता है उसको कहते हैं हम लोग फोकस के नाम जानते हैं। ये सेंटर मान लीजिए ये हमारी प्लेट है, ये प्लेट है, इसमें भूकंप इस प्लेट में आ रहा है, तो ये यहाँ प्लेट जो होती है जब थोड़ा सा ऊपर नीचे कहीं होती है, तो मान लीजिए होने से जो यहाँ पर सेंटर उत्पन्न हुआ है इसको कहते हैं फोकस। और इसका जब कंपन होगी ऊपर तक, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी यहाँ है, पृथ्वी पर आया, जो इसका कंपन उठेगा ऊपर तक यहाँ जाके, इसको कहते हैं ईपी सेंटर। ये हमारा हो गया ईपी सेंटर, जहां पर ये केंद्र बिंदु होता है, यहाँ पर कंपन उठा फोकल और यहाँ पर आकर के ईपी सेंटर हो गया। इसको सिस्मोग्राफ से हम लोग पता लगाते हैं, एक यंत्र होता है सिस्मोग्राफ से कि ईपी सेंटर कहाँ है, तो वो भूकंप का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। तो ईपी सेंटर हो गया, तो ये सबसे अधिक नुकसान कहाँ हुआ, सब केंद्र बिंदु कहाँ हो गया, यहाँ पर। मान लीजिए ये क्षेत्र हमारा जहाँ है, यहाँ सबसे तेज भूकंप के झटके आते हैं। और ये भूकंप आने के जो नापने का एक पैमाना होता है, ये इसको कहते हैं रिक्टर स्केल। ये है रिक्टर स्केल।
ये क्या होता है, जैसे हम लोग स्कूल सामान्य रूप से नापने के लिए करते हैं, जैसे बुखार नापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, वैसे भूकंप की तीव्रता नापने के लिए हम लोग रिक्टर स्केल का पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे सामान्य रूप से जो 3-4 रिक्टर होता है, जैसे 3 से 4 रिक्टर जो होते हैं, ये हल्का झटका, जैसे कभी कभी देखिए जब घर में आता है तो हल्का सा खिड़की दरवाजा जरा सा हिलते हैं, तो ये 3-4 होता है। लेकिन 5-6 में क्या होता है, कुछ ज्यादा ही झटका लगता है, तो पूरे उसमें क्या होता है, मकान हल्का सा डामाडोल और तख्ते वगैरह भी, आप कुर्सियां मेज भी हल्का सा खड़खड़ाने लगती हैं। और जब आता है 8 से 9, ये अगर 8 से 9 उसका आता है, तीव्रता होती है, अगर ये 8 से 9 रिक्टर स्केल पर आता है, इतना अगर तेज आया तो क्या हो गया, तो कुछ नहीं बचता, मकान वगैरह क्या होते हैं सब जमी दोज हो जाते हैं और केवल मलबा ही नजर आता है। जैसे कई बार देखिए भूकंप आ चुका है, अभी हमें याद है जब ये आया था 26 दिसंबर 2001 में, भुज और उस्मानाबाद, लातूर, गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर आया था। वहां पर बहुत ही खराब स्थिति हो गई थी, इतना तेज भूकंप वहां से आया कि जो सब एकदम नेस्तनाबूद हो गया था वहां पर। और ये आने के बाद वहां पर जो कुछ मकान थे सब जमी दोज हो गए, वहां पर कई हजार, 50,000 आदमी करीब मर गए, सब तमाम मलबे में महीनों उसमें जो है राहत कार्य चले, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इस प्रकार के तमाम भूकंप आ चुके हैं। और भूकंप प्रभावित क्षेत्र अगर देखा जाए भारत में हमारे मुख्य रूप से 5-6 भागों में बांटा गया, तो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हमारा कौन सा है, हिमालय का क्षेत्र। जो हिमालय वाली बेल्ट है वो पूरे हिमालय जैसे आसपास जो क्षेत्र हैं, वो भी उत्तराखंड आप देखिए, वहां उत्तरकाशी में भूकंप आया था एक बार, बहुत भयंकर आया था। और यहाँ पर दिल्ली क्षेत्र आए दिन वहां पर भूकंप हल्का फुल्का आता रहता है। ये आपका उत्तर प्रदेश का भी क्षेत्र है, उसमें बिहार, उड़ीसा, ये सब जो क्षेत्र हैं उत्तर भारत वाले ये सब आते हैं। उसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और राजस्थान भी भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं, जबकि साउथ के क्षेत्र, दक्षिण भारत के क्षेत्र इससे सुरक्षित हैं। तो ये भूकंप है। भूकंप से हम लोग बचने क्या उपाय कर सकते हैं, अगर कभी भूकंप आता है तो हम लोग उस पर कोई नियंत्रण विशेष नहीं कर सकते, लेकिन बचाव के लिए कर सकते हैं। जैसे भूकंप आता है तो हम लोग क्या करें, तुरंत सब सामान छोड़ करके कोशिश करें कि जैसे लाइट है तो तुरंत स्विच बंद करके सकते हैं करें, और तुरंत आप यहाँ से घर से बाहर जहां कहीं भी हो उसको बाहर जाने की कोशिश करें, तुरंत बाहर चले जाना चाहिए। उसके अलावा और अगर नहीं भाग पा रहे हैं, एकाएक हिलने लगा सब कुछ, तो कोशिश करें कोई बहुत हार्ड चीज, जैसे आपके पास तख्त है या बेड है या टेबल पड़ी हुई है या कुर्सी पड़ी हुई है लकड़ी की, तो उसके नीचे बैठ जाएं, क्योंकि अगर ऊपर से जो छत गिरती है, कोई मलबा गिरता भी है, तो आपके सिर पर या शरीर पर न गिर के सबसे पहले यहाँ बेड पर, तख्त पर या कुर्सी पर गिरेगा, तो आप सुरक्षित हो सकते हैं। अगर ये भी उपलब्ध नहीं है तो आप क्या करें, अपने मकान के कोने वाले हिस्से पर जाकर चिपक कर एकदम खड़े हो जाएं, क्योंकि जानते हैं कोने का हिस्सा मकानों में बहुत कम गिरता है तो बीच से जो छत होते हैं वो गिरते हैं, तो वहां भी आप सुरक्षित बच सकते हैं। तो ये हमारे बचाव के भूकंप हैं, और इस पर प्राकृतिक आपदा ऐसी है, इस पर हम लोग ज्यादा नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। कभी कभी इसका जो बेनिफिशियल इफेक्ट बताते हैं कि इसमें तमाम निकलती हैं, जो है इस तरह से कुछ ऐसे खनिज निकल आते हैं जो जिससे हमारे लिए लाभदायक होते हैं, कुछ ऐसे पहाड़ बन जाते हैं, वहाँ की टोपोग्राफी या भौगोलिक स्थिति बन जाती है, कुछ क्षेत्र के लिए लाभदायक हो सकती है, लेकिन ये बहुत नगण्य होता है। मुख्य रूप से भूकंप से हमारा जो नुकसान ही होता है। और हमारी अगली प्राकृतिक आपदा है सुनामी। सुनामी जानते हैं, ये भूकंप का एक परिणाम है। जो हमारा समुद्री क्षेत्र है वहां पर ये जब समुद्र के अंदर डिसबैलेंस के कारण जब हमारा ये भूकंप आता है, तो समुद्र जानते हैं पानी होता है, पानी का इतना तेज उछाल होता है, इतना तेज बहाव होता है तूफान की तरह, वहां से जब वो चलता है स्पीड कभी कभी 800 किलोमीटर प्रति घंटा, सोचो क्या होती है 800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, के प्रति आवर्स के स्पीड से चलती है जब वो सुनामी लहरें, तो बताइए कौन उसमें से बच पाएगा। तो जैसे अभी ये आई थी सुनामी लहरें, घटनाएं हुई थी, आप देखिए तो वहां पर इतना भयंकर तबाही मची कि उसमें 6-7 हमारे जो देश थे वो प्रभावित हुए, जैसे इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, भारत है और म्यांमार है, मलेशिया है, ये सब देश एकदम तबाही मच गई। इसमें बहुत आदमी, करीब 1.5-2 लाख आदमी सुनामी से मृत्यु हुई थी। अब इसकी जो लहरें होती हैं काफी ऊंची, 10-10 मीटर ऊंची लहरें उठती हैं। तो हमारे भारत में देखिए वहाँ जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और ये जो क्षेत्र हमारे हैं अंडमान निकोबार के, ये सब उन क्षेत्रों से प्रभावित हुए थे और आसपास के बहुत 50,000 आदमी हमारे भारत में मर गए थे। तमाम जो वहाँ टहलने गए समुद्र किनारे, उनकी गाड़ियां, पूरा परिवार कितने उसमें जो बेचारे सब समाहित हो गए, तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो सुनामी लहर, जो सुनामी होता है ये जापानी शब्द है, तो इसका इंग्लिश होती टी से लिखा जाता है,
TSUNAMI, लेकिन यह टी साइलेंट होता है तो सुनामी का नाम जानते हैं, जापानी शब्द है ये सुनामी। तो ये बहुत ही खराब स्थिति होती है। इसके बचाव के लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे यंत्र आ गए हैं कि हम लोग उन यंत्रों के द्वारा पहले से उस क्षेत्रों में घोषणा कर देते थे, लोग सचेत कर देते हैं कि इस तरह तूफान आने वाला है, तो आप लोग सावधान हो जाइए। वहां से लोग दूर चले जाते हैं, क्योंकि बस्तियां खाली करा ली जाती हैं। देखिए तमाम वहां पर तूफान जब आने होते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी तकनीकें आ गई हैं तो वहां से हम लोग, वहाँ जो रहने वाले हैं लोग, उनको दूर क्षेत्रों में जहाँ सुरक्षित क्षेत्र है वहां पर ले जा करके वहां पर उनको जो है निवास बना देते हैं अस्थायी रूप से। इसके अलावा हमारा देखिए चक्रवात है। चक्रवात भी जानते हैं कहाँ आता है ये, जैसे कभी कि तूफान इसको कहते हैं। चक्रवात जो होता है इसकी स्पीड बहुत अधिक होती है। ये 100 के ऊपर 95 से 120 100 200 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तूफान भी चलता है। कभी कभी ये जो हमारे पृथ्वी के ऊपर जो हवाओं का बहाव है, देखिए नॉर्थ जोन में जो होता है एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारी अगर पृथ्वी है, पृथ्वी में ये हो गया हमारा नॉर्थ जोन है, ये साउथ जोन है। कि नॉर्थ जोन में होता है एंटी क्लॉकवाइज ये हवाएं चलती हैं, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से ये हवाएं चलती हैं। तो इसकी विशेषता जब यहाँ आती है तो गर्मियों में देखिए कभी कभी बहुत तेज तूफान आता है, जिसमें लोगों का क्या होता है कि हमारे सब घर छप्पर वगैरह सब क्या होते हैं, सब उड़ जाते हैं और बिजली के खंभे टूट जाते हैं। उसके अलावा जब समुद्रों में आता है ये तूफान चक्रवात, जो साइक्लोन कहते हैं इसको, चक्रवात क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। ये साइक्लोन जब समुद्र में आता है तो वहां पर इतनी तेज धाराएं, समुद्र जैसे सपोज दैट हमारा ये समुद्र हो गया, ये समुद्र हो गया, तो यहाँ सेंटर में जो है, यहाँ ये जब कम दबाव वाला क्षेत्र बनता है, जैसे जब टेम्परेचर से जो हवाएं गर्म होती है तो क्या होती है, यहाँ की हवा जो होती है ऊपर उठ जाती है। इसका स्थान लेने के लिए यहाँ आसपास की हवाएं सब आकर के इकट्ठी हो जाती हैं। तो इतना फोर्स से इकट्ठी होती हैं कि बहुत तेज घूमते हुए, चक्कर काटते हुए ये आसपास के क्षेत्रों में बढ़ती हुई जाती हैं और इतनी स्पीड में जाती हैं कि वहाँ आसपास के क्षेत्रों में बहुत बड़ा नुकसान कर देती हैं। वहाँ के लोग घर मकान गिर जाते हैं, बह जाते हैं। पेड़ पौधे जैसे देखिए जब समुद्र किनारे होते हैं तो वहाँ पर चाय बागान हमारे वो सब, ये जो हमारे पेड़ हैं, ताड़ इसके पेड़ हैं, पाम के पेड़ हैं, वहां पर ये सब नष्ट हो जाते हैं। तो बहुत बड़ा, अब केले वगैरह क्षेत्र जो होते हैं वो सब पता जमीन दोज हो जाते हैं, मकान नष्ट हो जाते हैं। तो ये चक्रवात से बहुत बड़ा नुकसान होता है। इस पर भी हम लोग नियंत्रण बहुत नहीं कर सकते, लेकिन इस पर यह है कि हमारे वैज्ञानिक युग में जो है इसके हम लोग मौसम विभाग जो चक्रवात आने की पूर्व कुछ ऐसा दबाव बनता है हवा का, को पहले अनुमान लगा लेते हैं कि अब ये चक्रवात आने वाला है, तो वहां के आसपास के क्षेत्रों को घोषणाएं कर देते हैं, रेडियो में अनाउंस कर देते हैं, टीवी में अनाउंस करने के बाद सब लोग सचेत कर देते हैं, लोग अपना सावधान हो जाते हैं, वहां से दूर भी चले जाते हैं। तो ये चक्रवात हो जाता है। उसके बाद हमारा है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जानते हैं कि ये क्या होता है, जो बताया तो यहाँ पृथ्वी के नीचे, हमारी पृथ्वी नीचे क्या है, आग का दहकता हुआ ये मलबा जो होता है, मलबा नीचे आग का है, दहक रहा है, ऊपर हमारी पृथ्वी की प्लेटें हैं। जब ये मलबा क्या होता है, कहीं इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है, जिससे मलबे में क्या हुआ, गैस भी होगी तमाम, तो ये गैसों का प्रेशर इतना अधिक होता है इस मलबे का कि हमारे जो जहां हमारी कमजोर पृथ्वी की प्लेट होती है वहां पर आकर के ये विस्फोट कर जाता है एकदम पूरा, बहुत दूर दूर। इसके मलबे क्या होते हैं, बहुत दूर दूर आकर के इकट्ठा, इसे मैग्मा बोलते हैं। जो मलबा इसमें से निकलेगा उसे क्या कहेंगे, मैग्मा। ये हमारी पृथ्वी हो गई और यहाँ से जहाँ कमजोर यहाँ प्लेट मिलेगी पृथ्वी की, वो तोड़ करके सब मैग्मा बाहर आएगा। बहुत दूर दूर तक आग का दहकता हुआ गोला गिरता रहता है, मैग्मा गिरता है, कई किलोमीटर तक फैलता है। तो ये बहुत ही भयंकरकारी रूप होता है। हमारे भारत में जानते हैं कि यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी भूकंप, ये ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। उसके अलावा कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर ऐसी स्थिति पाई जाती है कि जैसे आपकी इटली है और ये वाले क्षेत्र है, आपका काकेशस है, ये क्षेत्र में भूकंप बहुत ज्यादा आता है, ये ज्वालामुखी का विस्फोट बहुत अधिक होता है। इससे अभी कुछ दिन पहले घटना हुई थी, न्यूज में भी आया था, कितना तेज ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था कि हवाई जहाज जाने से रोक दिया गया। कितना इसका ऊंचा, इतना जो उसका था ये विस्फोट था कि दूर बहुत ऊंचाई पर मलबे जा रहे थे, तो उससे खतरा होने की संभावना थी। तो इतना भयंकर कार्य होता। इससे बचने के लिए हम लोग भी, क्योंकि ये एकाएक होता है, जैसे गुब्बारा हमारा होता है, हम लोग फुलाते हैं, जहाँ कमजोर होती है उसकी, जहाँ गुब्बारे की प्लेट, सपोज दैट ये गुब्बारा हमारा है, तो ये मान लीजिए सपोज यहाँ कमजोर हमारा गुब्बारा, तो यहाँ से फट निकलेगा। उसी प्रकार ज्वालामुखी भी पृथ्वी जहाँ प्लेट कमजोर होती है वहां से फटता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग समान रूप से कुछ नहीं कर पाते हैं।
ये जहां पर भी फट जाएगी वहां आसपास के क्षेत्रों से क्या होगा, जहां पर सेंसिटिव क्षेत्र है जिससे बचने के लिए हम लोग क्या करें, वहां पर रिहायशी एरिया न बसाई जाए, वहां पर जो रहने वाले हैं उनको दूर रहने के लिए सरकार की तरफ से ये प्रावधान होना चाहिए कि आप लोग की ज्वालामुखी क्षेत्र है आप लोग यहाँ न रहें और दूर जाकर बसें। उसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है आग। देखिए फायर, आग लग जाती है। आग जानते हैं कई प्रकार की होती है, अगर ये हमारे घर में भी लग सकती है, जंगलों में लगती है। जंगलों में क्या कहते हैं, दावानल। दावानल जंगलों में जो आग लगती है उसको कहते हैं दावानल। कभी कभी होता है कि आपस में जो जंगल के पेड़ होते हैं डालियां रगड़ने से भी घर्षण होता है, उससे आग लग जाती है। तो जंगलों में जो आग लगती है उसको क्या कहते हैं, दावानल। और कहते हैं समुद्रों में भी आग लग जाती है, वहां जानते हैं कि हमारे खनिज पदार्थ तमाम पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं, तो उसको कहते हैं बड़वा नल। जो समुद्रों में आग लगती है इसको बड़वा नल के नाम से जानते हैं, दावानल, बड़वा नल। तो ये है। कभी कभी देखो तो हमालू सांरू से कहते हैं कि जो ये हमारे दो हैं, तो ये इसके अलावा भी देखिए हमारे घरों में भी शॉर्ट सर्किट बिजली होती है। कभी कभी शॉर्ट सर्किट से भी आग लग जाती है कि एक प्लग पता लगा 4 प्लग खोस रहे हैं तो सॉकेट लगा रहे हैं, तो उसमें भी बिजली लगने जो है आग लगने की संभावना होती है। गांव में देखिए जब हमारी गर्मी के महीने होता है तमाम फसलें कभी कभी आग लगने से सब जो नष्ट हो जाती हैं। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, जैसे घर में है गैस है उसको हमेशा जैसे काम अपना इस्तेमाल करने के बाद गैस बंद कर लें, और कहीं अगर बाहर जा रहे हो तो गैस और इसकी इलेक्ट्रिक लाइट वगैरह बंद करके जाएं। और बच्चे जो होते हैं बहुत नादानी करते हैं, कभी माचिस पा जाते हैं तो भी आग लगा देते हैं घरों में, आग समझ नहीं पाते हैं, तो उनसे भी सावधान रहना चाहिए। उसके अलावा जो धूम्रपान करते हैं, अधिकतर गांव में जो गर्मी के महीने हमारी फसलें नष्ट होती हैं, जो धूम्रपान करने वाले होते हैं वो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, पीने के बाद सुलगते ही उसका में फेंक देते हैं, तो कभी कभी वो आग जो वहाँ जो है दे पत्तियां सुलग करके आग पकड़ लेती है, हमारी सब फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो ये सब चीजों से बचना चाहिए। उसके अलावा देखो एक बिजली गिरना कहते हैं, ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। बिजली गिरने से क्या होता है कि उसमें भी जैसे बरसात हो रही है तो एकाएक अगर वहां पे जो बादलों में टकराव होता है तो वहां से इतनी ऊर्जा पैदा होती है कि वहां बिजली जब आती गिरती है तो वहां आसपास के जो प्रभावित क्षेत्र पेड़ भी होते हैं वो गिर जाते हैं, आदमी कहीं मर जाते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि कहते हैं कि अगर वहां आसपास कोई घर है तो उसके आप जाके छाए में छत के नीचे कहीं पर बैठ जाएं। अगर आप कहीं मैदान पड़ गए, कोई चीज नहीं आपके पास है, तो वहां बैठने के लिए आप एड़ी के बल पर हल्का सा दबा करके एड़ी के बल पर एकदम शरीर को उकड़ू मुकड़ू करके बैठ जाएं, इससे आपको उससे खतरा कम हो जाएगा। अगर कई लोग हैं तो समूह में बैठ जाएं, उकड़ू मुकड़ू करके आपस में बैठ जाए, नहीं तो कोशिश करें कि कहीं छाया, और पेड़ के नीचे कभी नहीं जाना चाहिए, तो कहीं न कहीं कोशिश करें कि छत के नीचे रहें। उसके अलावा देखिए इस समय एक महामारी हमारी और फैली, प्राकृतिक आपदा ही कर सकते हैं। आप देखिए कोरोना, इसमें क्या है, ये महामारी फैल गई है, ये भी एक प्राकृतिक है कि प्राकृतिक ऐसा वायरस आ गया है कि वर्तमान में हम लोग पूरा विश्व देखिए तो इससे तबाह है, और कई करोड़ जो है लाख आदमी इससे मर चुके हैं, अभी लोग इतने इसमें चपेट में आ रहे हैं। जबकि इसकी चलिए सौभाग्य यह है कि इसकी रिकवरी रेट जो होता है ठीक होने वालों का प्रतिशत बहुत अच्छा है, मृत्यु दर बहुत कम है, करीब 1.25 जो है % तक हो गई मृत्यु दर घटते घटते। तो ये महामारी का एक रूप, ये प्राकृतिक आपदा ये भी है, कोविड है, उसके लिए हमारे तमाम वैज्ञानिक लोग वैक्सीन जो है निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ शुरू से चैलेंज भी कर रहा कि मैंने अपनी वैक्सीन निकाल भी लिया है, लेकिन अन्य देश भी प्रयास कर रहे हैं। इस महामारी से बचने के लिए, हम लोग कोविड से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके बचाव के लिए सब लोग जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपनी साफ सफाई रखें, हमेशा मास्क लगाएं, सैनिटाइज से हाथ सैनिटाइज करते रहें, बहुत जरूरी कार्य हो तब बाहर जाएं। तो हमारी सब प्राकृतिक आपदाएं, इसके लिए सरकार भी प्रयास की है। देखिए सरकार ने राष्ट्रीय जो है आपदा निवारण प्राधिकरण का गठन किया है, और केंद्र सरकार में भी हुआ है, राज्य सरकार में हुआ है। और ये जब 1992 में रियो दी जनेरियो ब्राजील का एक शहर है, वहां पर इसकी बैठक हुई थी। ये प्राकृतिक आपदाओं से और पृथ्वी की रक्षा के लिए ये निर्णय हुआ था पूरे विश्व में कि सब लोग इसके निवारण के लिए मिलजुल कर प्रयास करेंगे, जिससे हमारे जो है पृथ्वी सुरक्षित रहे, ये प्राकृतिक आपदाओं से हम लोग बच सकें। तो अपने भारत में 29 अक्टूबर को ये राष्ट्रीय 29 अक्टूबर को इस दिन जो होता हम लोग राष्ट्रीय आपदा निवारण दिवस ही मनाते हैं। राष्ट्रीय आपदा निवारण दिवस के रूप में भी 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो हमारी सरकार भी प्रयास कर रही है और हम लोग भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए इस सब चीजों का ध्यान रखेंगे, तो इन प्राकृतिक आपदाओं से हम लोग मुकाबला कर सकते हैं। तो आज लेसन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।